6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा की आबादी लगभग 3,40,000 थी, लेकिन शाम होते होते इसमें से 80,000 लोग हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिए गए। लोग अभी इस खौफनाक मंजर से उभरे भी नहीं थे कि सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी, जहां 2,70,000 लोग मौजूद थे, उस पर भी वही तबाही टूट पड़ी और पल भर में 60,000 लोग फिर इस सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। 2 बॉम्ब्स, 2 शहर, लाखों जिंदगियां और कई बड़े सवाल। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? आखिर जापान की गलती क्या थी? और सबसे हैरानी की बात, इतनी तबाही के बाद भी 10 में से 8 जापानीज आज अमेरिका को अपना दोस्त क्यों मानते हैं? इस कहानी को समझने के लिए हमें समय के पन्नों को काफी पीछे तक पलटना होगा। एक समय था जब जापान अपने में ही एक अलग दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां राजा तो था लेकिन उसके पास सत्ता नहीं थी। दरअसल जापान में सदियों से एक सिस्टम चला आ रहा था जिसे कहते हैं शोगुनेट सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ राजा सिर्फ नाम का राजा था, असली पावर होती थी यहाँ के मिलिट्री लीडर के पास, जिसे कहते थे शोगुन। ये शोगुन पूरे देश को कंट्रोल करता था। उसके पास आर्मी थी, कानून था और पूरी सरकार उसके अधीन चलती थी। इस शोगुनेट रूल ने जापान को करीब 700 साल तक शेप दिया। इस दौरान 3 बड़े शोगुनेट आए। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल था टोकुगावा शोगुनेट। टोकुगावा शोगुनेट के दौरान जापान ने अपने आप को दुनिया से आइसोलेट रखा। ये था साकोकू, एक क्लोज्ड कंट्री पॉलिसी। इस आइसोलेशन ने जापान को एक यूनिक और सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी तो बनाया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी की, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। 1830s के बाद दुनिया बदल रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज नए मार्केट्स और नेवल रूट्स की तलाश में निकल चुकी थी। अमेरिका चाहता था उसके शिप्स पैसिफिक के सफर में रिफ्यूल कर सकें। उसके लिए एक कोलिंग स्टेशन चाहिए था और जापान उसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन थी। 1853 में एक ऐसा दिन आया जिसने जापान की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। मैथ्यू पेरी अमेरिका के 4 शिप्स के साथ टोक्यो के समुद्र में जा पहुंचे। पेरी के आने के बाद जापान के लोगों का विश्वास अपने शोगुनेट पर डगमगाने लगा। एक तरफ था पुराना सिस्टम जो दुनिया से कटा हुआ था, और दूसरी तरफ था बदलता हुआ समय जिसमें दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। 1854 में जब ट्रीटी ऑफ कानागावा साइन हुआ तो टोकुगावा शोगुनेट को पहली बार दुनिया के सामने झुकना पड़ा। इसके बाद कई और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी जापान पर दबाव बनाना शुरू किया और अनइक्वल ट्रीटीज के जरिए अपने ट्रेड राइट्स ले लिए। ये बात जापानीज लोगों को चुभ गई और उन्होंने कहा, अगर हमने खुद को नहीं बदला तो ये विदेशी हमें चबा जाएंगे। क्योंकि लोग एक तो शोगुनेट से पहले ही परेशान थे, ऊपर से ये वेस्टर्न कंट्रीज भी अब बीच में आ गईं। इन सब चीजों को देखते हुए एक नई मूवमेंट जन्म लेती है, सुन्नो जोई, रिवियर द एम्परर, एक्सपेल द बारबेरियंस। लोगों ने कहना शुरू किया, शोगुनेट ने देश को कमजोर बना दिया, अब समय आ गया है एम्परर के असली रूल को वापस लाने का। और फिर 1868 में हुआ एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जिसे आज हम कहते हैं मेजी रेस्टोरेशन। शोगुनेट खत्म हुआ और एम्परर हिरोहितो मेजी ने गवर्नेंस अपने हाथ में ले ली। इस नए एरा में एम्परर दोबारा पावर में आया और जापान ने डिसाइड किया हम दुनिया के पीछे नहीं रहेंगे, और शुरू हुआ मॉडर्नाइजेशन का सफर। जापान तेजी से बदल रहा था और सिर्फ कुछ ही दशकों में एक पुराना और बंद देश एशिया का सुपर पावर बन जाता है। जापान ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी शुरू की और देखते ही देखते ईस्ट एशिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लेता है। इस एक्सपेंशन से ईस्ट एशिया में टेंशन बढ़ने लगी। बाकी कॉलोनियल पावर्स, स्पेशली अमेरिका, इस अग्रेसिव जापान को एक थ्रेट मानने लगा। जब जापान ने चाइना में अपनी आर्मी भेजना शुरू की और ऑयल रिच साउथ ईस्ट एशिया में हिस्सा लेना चाहा, तब अमेरिका ने डिसाइड किया अब और नहीं। और 21 जुलाई 1940 अमेरिका ने एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट पास किया, जिसके तहत जापान को ऑयल, आयरन और मिलिट्री सप्लाईज देना बंद कर दिया। जापान ने इस डिसीजन को एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे लिया और रुकना तो दूर, उल्टा अमेरिका पे ही अटैक का प्लान शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जब जापान ने खुद से एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसका अंजाम हिरोशिमा और नागासाकी तक जा पहुंचा। दिसंबर 1941, एक ऐसी सुबह जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल सका। हवाई के एक शांत नेवल बेस पर आसमान से मौत टूट पड़ी। पर्ल हार्बर पर जापानीज फाइटर प्लेन्स ने बिना चेतावनी के हमला किया और सिर्फ 2 घंटों में 2400 से ज्यादा अमेरिकन मार दिए गए।
8 बैटलशिप्स डुबा दी गईं और अमेरिका जो अब तक वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल था ऑफिशियली जंग में उतर आया। लेकिन इस जंग की कहानी सिर्फ बॉम्ब्स और बुलेट्स की नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जहां लोगों के सामने जान देना एक सम्मान के तौर पर पेश किया गया। लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया कि अपनी जान देना मजबूरी नहीं बल्कि गर्व की बात है। एम्परर के लिए मरना देशभक्ति से ज्यादा अनभक्ति बन चुकी थी। और इसी बीच एक माइंडसेट डेवलप किया गया जिसे कहते हैं कामिकाजे। कुछ पायलट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने प्लेन्स को एनिमी शिप्स पर क्रैश कर दें। On the 25th of November 1944, a lone Japanese bomber closes in on the USS Essex. Its pilot is part of a new force. Like literally, अपने आप को प्लेन सहित क्रैश कर देना। Basically, it's a suicide mission. ये वीरता नहीं थी, ये थी एक सोची समझी ब्रेन वॉशिंग, जिसमें मौत को मेडल बना दिया गया और सोचने वाले दिमाग खामोश कर दिए गए। सिर्फ युवा ही नहीं, जंग के आखिरी दिनों में जापान ने अपने बच्चों पर भी जंग थोप दी। 13 से 16 साल के स्कूल स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि अगर एनिमी टैंक आए तो एक्सप्लोसिव बांधकर उसके नीचे लेट जाओ और अपने साथ उसे भी उड़ा दो। और ये सब सिर्फ लड़कों के साथ ही नहीं हो रहा था, लड़कियों को भी बैटलफील्ड पर भेजा गया। ओकिनावा में 222 स्कूल गर्ल्स को नर्स बनाकर भेजा गया। इन्हें हिमेयूरी गाकू तोताई बोला जाता है। इन लड़कियों को इंस्ट्रक्शन था कि अगर हॉस्पिटल दुश्मनों के हाथ लग जाए तो जख्मी सोल्जर्स को मार देना ताकि वो उनके हाथ ना आए, फिर उसके बाद ग्रेनेड से अपने आप को भी उड़ा देना। इन 222 स्टूडेंट्स में से 123 स्टूडेंट्स कभी वापस नहीं आए। जब अमेरिका ने देखा जापान हर हाल में लड़ने को तैयार है तो उसने एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई, ऑपरेशन डाउनफॉल, एक फुल स्केल इन्वेजन, जिसके तहत अमेरिका जापान के मेन लैंड पर अटैक करेगा और उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। एस्टिमेट के मुताबिक इस ऑपरेशन में कई लाख अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाने थे और पहले ही कितने सारे मारे जा चुके थे, तो अमेरिका और ब्लड बाथ से बचना चाहता था। और इसी दौरान एक सीक्रेट मिशन अपने फाइनल फेज में था, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका गोल था सबसे विनाशकारी हथियार बनाना, द एटम बॉम्ब। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट हुआ। अमेरिका ने जापान को एक आखिरी वार्निंग भेजी जिसे कहते हैं पोट्सडैम डिक्लेरेशन। मैसेज क्लियर था, सरेंडर करो या टोटल डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहो। लेकिन जापान सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुआ, वो अब भी लड़ने को तैयार था। जापान को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमेरिका उनके ऊपर एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला है। और फिर अमेरिका ने वो फैसला लिया जो आज भी दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में माना जाता है। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में सब कुछ वैसे ही था जैसे हर रोज होता था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर निकल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद उनके ऊपर मौत का कहर टूटने वाला है। 8:15 एक अमेरिकन बॉम्बर इनोला के हिरोशिमा के ऊपर पहुंचता है और उसने गिराया दुनिया का वो पहला एटॉमिक बॉम्ब जो रियल वॉर में यूज किया गया। नाम लिटिल बॉय। एक पल में हिरोशिमा रोशनी से भर गया, फिर एक अंधेरा सा छा गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। एक पल में 80,000 लोग मार दिए गए। किसी को न भागने का मौका मिला, न चीखने चिल्लाने का। जो लोग एपी सेंटर के करीब थे उनका शरीर तो वहां था ही नहीं, सिर्फ एक परछाई बच गई दीवार पर चिपकी हुई, मानो कि मौत ने उनका आखिरी पल दीवारों पर, सीढ़ियों पर सहेज दिया हो। हिरोशिमा के कुछ दिन बाद 9 अगस्त नागासाकी एक दूसरा शहर भी मौत का निशाना बना। इस बार बॉम्ब था फैटमैन। 2,70,000 आबादी में से 60,000 लोग तुरंत मार दिए गए और हजारों ने कुछ दिनों, कुछ हफ्तों में तड़प तड़प कर जान दे दी। आप इन दो हादसों की सिवियरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई ट्रेजेडी होती है तो तुरंत रेस्क्यू टीम्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी में हेल्थ केयर सिस्टम खत्म हो चुका था। हॉस्पिटल्स जले हुए थे, डॉक्टर्स मारे जा चुके थे और कोई सिस्टम बचा ही नहीं था। जो लोग जिंदा बच भी गए उनके लिए जिंदा रहना भी मुमकिन नहीं था। उन्हें ना दर्द से छुटकारा मिला, ना इलाज। उन्हें मिला तो सिर्फ एक असहनीय मौत। 2 बॉम्ब्स, लेकिन उनका असर कई पीढ़ियों तक रहा। हजारों लोग रेडिएशन, कैंसर, बर्न्स और मेंटल ट्रॉमा का शिकार हुए। हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास बच्चे जन्मे, कुछ बिना हाथ के,
कुछ बिना आंखों के। इन बॉम्ब्स ने सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि इंसानी सोच को तोड़ दिया था। 15 अगस्त 1945 रेडियो पर आई एम्परर मेजी की आवाज। जापान ने सरेंडर किया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। लोग आज भी पूछते हैं इतनी तबाही के बाद भी जापान अमेरिका से नफरत क्यों नहीं करता। जवाब है समय, समझ और निर्माण। जापान ने हार को नफरत में नहीं, सीख में बदला। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका ने सिर्फ जापान को हराया ही नहीं, उसके रीडेवलपमेंट में बहुत मदद भी की। इंडस्ट्रीज दोबारा खड़ी की गई, बिजनेसेस फिर से शुरू हुए और एक नई शुरुआत हुई। लेकिन ये सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल और गाइडेंस में हो रहा था। 1947 में अमेरिका ने जापान को एक नई कॉन्स्टिट्यूशन दी जिसमें लिखा गया जापान कभी भी जंग नहीं करेगा। एक ऐसा देश जिसमें कभी तलवार सबसे बड़ा शस्त्र था, अब शांति उसका सबसे बड़ा वचन बन गया। 2016 में बराक ओबामा हिरोशिमा आए। Why do we come to this place? To Hiroshima. We come to ponder the terrible force unleashed in a not so distant past. We come to mourn the dead. और कुछ ही समय बाद प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे अमेरिका के पर्ल हार्बर मेमोरियल गए। As the Prime Minister of Japan, I offer my sincere and everlasting condolences to the souls of those who lost their lives here, as well as to the spirits of all the brave men and women whose lives were taken by a war that commenced in this very place, and also to the souls of the countless innocent people who became victims of the war. दोनों देशों ने नफरत का जवाब याद से दिया और जंग का जवाब शांति से। 2 शहर, लाखों जिंदगियां और एक फैसला जो आज भी दुनिया के सामने एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या एटम बम गिराना सही था? अमेरिका कहता है बम गिराना जरूरी था, वरना जापान कभी सरेंडर नहीं करता और हर तरफ लाशें होती। उनका मानना था ऑपरेशन डाउनफॉल में लाखों लोग मारे जाते, लेकिन एटम बम ने एक पल में जंग खत्म कर दी। एक अमेरिकन सोल्जर ने कहा था अगर वो बम नहीं गिरा होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस और थिंकर्स कहते हैं ये फैसला जरूरत नहीं, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था। जापान ऑलरेडी थक चुका था। पोट्सडैम डिक्लेरेशन के बाद उनका मोराल गिर चुका था। उन्होंने सरेंडर के संकेत भी दिए थे। एक सर्वाइवर कहते हैं अगर एक बार हिरोशिमा में हुआ तो नागासाकी क्यों? क्या एक शहर में मौत का सबक काफी नहीं था? ये डिबेट यही खत्म नहीं होती। इस फैसले पर दुनिया भर के हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट और थिंकर्स अपने अपने नजरिए रखते हैं। किसी ने इसे मिलिट्री नेसेसिटी बताया तो किसी ने इसे एथिक्स का काला दाग। आज हिरोशिमा और नागासाकी में लोग स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, हंसी करते हैं, पर हर कोने में एक याद बसी है कि क्या खो दिया गया था शांति पाने के लिए। कहते हैं जंग कभी किसी का नहीं होता, न जीतने वाले का न हारने वाले का। एटॉमिक बॉम्ब ने एक जंग तो खत्म कर दी, लेकिन एक गहरा सवाल छोड़ गया। क्या इंसान ने जीत लिया या इंसानियत हार गई? ये फैसला अब आपका है। आपकी क्या राय है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।